अस्सलाम वालेकुम रेडर्स। रात के 10 बज रहे थे। शावेज़ का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात के इस वक्त कौन है जो चैन लेने नहीं दे रहा। मुड़बड़ाते हुए इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ इसका दोस्त फरमान था। कहाँ है यार, कब से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, जल्दी आजा, बहुत बड़ी पार्टी हाथ लगी है। ये सुनते ही वो फ़ौरन खड़ा हो गया। अच्छा मैं आता हूँ, मुझे एड्रेस तो बता दे। जवाब फरमान ने इसे एड्रेस बताया तो वो 15 मिनट के अंदर इस मकाम पर पहुंच गया। यार ये तो मुझे कहाँ ले आया, देख तो यहाँ पोर्च में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और हर एक गाड़ी की कीमत कम अज़ कम भी 30 लाख रुपए होगी। शावेज़ ने अपने दोस्त की तरफ देखते कहा और सताइशी नज़रें दोबारा से घर की जानिब थी। वो आलीशान बंगला था जिसमें फरमान ने इसे फ़ोन करके बुलाया था। अच्छा ना, अब बातें बंद कर और अपना हुलिया ठीक कर जल्दी से। और हाँ, तुझे जितना पैसा मिलेगा इसका 1% तो मुझे देगा। ठीक है, ये नौकरी दिखाने वाला मैं हूँ, तुझे बस कुछ भी नहीं करना। एक रात में ही रातों रात अमीर होने जा रहा है। रातों रात अमीर, भला ये कौन सी नौकरी है? और अगर ऐसी ही बात थी तो तू मुझे यहाँ क्यों लाया, खुद ही क्यों नहीं कर लेता ये नौकरी? शावेज़ का जवाब सुनकर फरमान ने अपना सर पीट लिया। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, इस नौकरी की डिमांड थी कि कंवारा ही चाहिए, वो भी जरा हैंडसम समझ रहा है ना तू? मेरी बात में यही खड़ा हूँ। जा अंदर जाके हैदर दुलानी नाम का एक बास होगा, इससे मिलना और सारे मामलात फाइनल करने हैं। हाँ ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन कुछ तो बताओ। अरे यार, ये जो हैदर दुलानी है ना, इसने अपनी बीवी को जज्बात में आके तलाक देती है। सुना है इसकी बीवी बेहद खूबसूरत और कम उम्र है। अब वो अपनी बीवी का हलाला करवाना चाहता है, इसीलिए मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। तो तुझे सिर्फ एक रात के लिए इससे निकाह करना है, फिर तू माला माल हो जाएगा। मेरा 1% याद रखना। अब चला भी जा अंदर, यहीं खड़ा होकर मेरा सर खाता रहेगा। फरमान ने बाकायदा तौर पर शावेज़ के हाथ जोड़े तो वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसे हैदर दुलानी सामने कुर्सी पर बैठा नजर आया। हवेली के मरकजी हाल में वो इसी का इंतजार कर रहा था। पर मान वाकई ठीक कहता है, बहुत बड़ा हाथ मारा है। लगता है इसने इन्हीं सोचों के दरमियान वो अंदर दाखिल हुआ। इसने फरमान की हिदायत के मुताबिक अपने पास मौजूद सबसे बेहतरीन सूट निकाल कर पहन लिया था। तुमसे किसने कहा इतना तैयार होकर आने का? हैदर दुरानी ने आगे बढ़कर शावेज से नागवारी से कहा। वो इसकी तैयारी देखकर गुस्सा होने लगा। आप कौन हैं और आपको मेरी तैयारी पर क्यों एतराज़ है? आप नौकरी की बात कीजिए ना। शावेज को भी इसके गुस्से पर गुस्सा आया। भला वो कौन होता है इसके कपड़ों पर तनकीद करने वाला? जवाबन हैदर दुरानी ने अपनी कनपटी मसली। वो इस जाहिल शावेज से मजीद सर नहीं खपाना चाहता था। बैठो। हैदर दुरानी ने निगाहें उठाकर बगौर शावेज को देखा। वो इसके मुताबिक अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। निकाह तुम्हारा हो रहा है? ये सुनते ही शावेज अपनी जगह उछल पड़ा। ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? हैदर दुरानी ने खून आलूदा निगाहों से इसे देखा और फिर इसे कंधे से ताम कर कमरे की एक जानिब ले आया। लगता है तुम्हें किसी ने इत्तला नहीं दी कि यहाँ क्या हो रहा है? फरमान को तो मैं बाद में देख लूँगा, मैं अपनी बीवी का यहाँ हलाला करवा रहा हूँ और तुमसे निकाह करवाऊँ रहा हूँ। ये पेपर है, इस पर तुम्हें साइन करना है और तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है तुम मुझे बता देना, तुम्हें कैश दे दूँगा। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी शावेज़। जो निकाह का नाम सुनते ही दिल में लड्डू फूटते महसूस करने लगा। हैदर दुरानी की शर्त की बात सुनकर हैरानी से इसे देखने लगा। कौन सी शर्त? बुखार से हैदर दुरानी को देखकर पूछने लगा। जाहिर है ये सबसे अहम शर्त है। तुम्हें अंदर कमरे में जाने के लिए ठीक 1 घंटे बाद बाहर निकलना है और इस पर तुम्हारे दस्तखत होने चाहिए। शावेज़ के एक हाथ में निकाह नामा था और दूसरे हाथ में तलाक नामा। वो सारी तैयारी के लिए इसके सामने मौजूद था। वाह हैदर दुरानी वाह, तुम्हें तो दाद देनी चाहिए, तुमने सारी तैयारी कर रखी है। तो भला बताएं फिर बीवी को तलाक दे ही क्यों थी? वो दिल ही दिल में हैदर दुरानी को कोसने लगा। न जाने कैसी होगी इसकी बीवी, सुना है बहुत खूबसूरत है। फरमान मुझे बता रहा था कि इसके बॉस हैदर की बीवी इतनी खूबसूरत है कि बंदा देखता ही रह जाए। और देखो मैं किस्मत का कैसा धनी हूँ, इसकी खूबसूरत बीवी से मेरा निकाह हो रहा है, वो भी मेरी अपनी मनपसंद रकम पर। यानी मैं तो एक टिकट में 2 मज़े लेकर रहूँगा। एक तो मुझे इसकी बीवी तक दस्तरस हासिल हो जाएगी और दूसरी तरफ मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वाह फरमान वाह, तुझे तो चूम लेने का दिल कर रहा है। तू वाकई में मेरा भाई साबित हुआ है। शावेज़ मुस्तकबिल के हसीन ख्वाबों में खो गया।
जब हैदर ने आगे बढ़कर इसका कंधा हिलाया, कहाँ खो गए हो, चलो अभी अंदर जाओ, समझ गए हो ना मेरी बात। जवाबन शावेज ने तेजी से अपना सर हिलाकर अपने कदम वहां बढ़ाए जहां मौलवी साहब बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में वो हैदर दुरानी की साबका बीवी हानिया दुरानी का शौहर बन चुका था। हैदर ने दुखते सर के साथ इसे देखा और अपनी कनपटी मस ली। जाओ तुम अंदर। वो जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगा, इसने बढ़कर शावेज का रास्ता रोक दिया। 1 मिनट ठहर जाओ। फिर इसने एक गहरी सांस भरी। शावेज बगौर इसका यूं बेचैन होना देख रहा था। अब पता चल रहा है ना कैसे कमीने अपनी बीवी, खूबसूरत बीवी को गुस्से में आकर तलाक देने का अंजाम क्या होता है। वैसे इस्लाम ने भी क्या खूब सजा रखी है ऐसे लोगों के लिए। शावेज दिन ही दिल में इसे कोसने लगा। क्या हुआ बस आपको, आप क्या सोच रहे हैं। शावेज ने सोचा कुछ ना वो जल्दी पर आग का काम करे, तो इसने हैदर से पूछ लिया। हैदर ने खून आलूद निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम चूँकि शादीशुदा नहीं हो, इसीलिए तुम्हें नहीं मालूम कि अपनी बीवी को किसी और के हवाले करना कितना बड़ा दुख और अजियतनाक है। शावेज ने आगे बढ़कर मसनूई हमदर्दी का इजहार किया और इसके कंधे पे हाथ रखा ही था कि हैदर दुरानी ने इसका हाथ चटक दिया। मुलाजिम हो, मुलाजिम ही रहो। तुम्हें एक काम के लिए अपॉइंट किया गया है। ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। शावेज को लगा कि जैसे किसी ने इसके कान के नीचे रखकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया हो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और इस 1 घंटे के अंदर तुम मेरी बीवी से मिलकर वापस आ जाओगे और हाथ में वो तलाकनामा वापस लाओगे। यही तुम्हारा काम है। इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम लिखकर मुझे बता दो। हैदर दुरानी ने अपनी जेब से चेक निकाला तो शावेज की राल टपकने लगी। मुझे पूरे 25 लाख रुपए चाहिए। हैदर ने रुककर इसकी तरफ देखा। मतलब कि वो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुम इसकी बिल्कुल अच्छी मिसाल हो। ये 25 लाख रुपए मेरे लिए बहुत कीमती थे, लेकिन मैं इसे अपनी बीवी का सदका समझकर तुम पर बांटता हूँ। हैदर दुर्रानी के अल्फाज को सुनकर शावेज का दिल चाहा कि वहाँ आगे बढ़कर इसका गला दबा दे। एक तो वो इसकी बीवी से शादी कर रहा था ताकि हैदर इसे दोबारा से अपना सके, पर वो इसे ही बेइज्जत करने पर तुला हुआ था। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो वहाँ खड़े खड़े, यहाँ पर जाओ, अंदर दफ़ा हो। हैदर ने शावेज को कहा और फिर वहीं बैठ किया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। शावेज ने कदम बढ़ाते हुए अंदर कमरे में कदम रखा तो इसे हानिया दुरानी सामने बेड पर टेक लगाए आंसुओं के साथ रोती हुई नजर आई। चश्मे बदूर, इतनी खूबसूरत बीवी और ये हाल। वो चंद कदम उठाता हुआ अंदर आया और इसके बराबर में बैठा तो हानिया ने चौंक कर इसे देखा। आप कौन हैं? शावेज जिसके पास सुनकर हंसने लगा। मैं वही हूँ जिससे आपका हलाला करवाया जा रहा है। अगले ही लम्हे ने हाथ आगे बढ़ाकर इसके आंसू पूछने चाहे तो हानिया पीछे हटी। हाथ मत लगाइएगा मुझे, दूर हट जाए। वो रोने लगी। अब अगर हाथ नहीं लगाऊंगा तो हलाला कैसे पूरा होगा? अजीब बातें करती हैं आप भी। अपने शौहर की तरह खिसकी हुई हैं। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? हानिया दुरानी ने डरते डरते शाहवेज की तरफ देखा जो आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान फासले को कम कर रहा था। खुदा का वास्ता एक कदम और आगे ना बढ़ाना। वो बेड से उठकर दौड़ने लगी। शाहवेज ने आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। कैसी बातें करती हैं आप? एक दिन की बेगम साहिबा, चंद घंटे तो क्या, सिर्फ 1 घंटा मिला है आपके दीदार से, आपके बदन से लुत्फ उठाने का, और आप हैं कि हाथों से निकलती जा रही हैं। वैसे भी ये ज़रूरी रस्म है। आपके शौहर के मुताबिक मैं इस 1 घंटे में कुछ भी कर सकता हूँ। हानिया ने सुना तो ज़ारो कतार रोने लगी। मेरा क्या कसूर है? गलती तो हैदर की थी। गलती? मर्द करे और खमियाजा औरत भरे। वो रोते हुए दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होकर कहने लगी, बहुत खूबसूरत हैं आप और चाहता हूँ कि आपको आपके इस खूबसूरती का खराज पेश करूँ, लेकिन आप तैयार ही नहीं हैं। जब आप तैयार नहीं हैं तो ये रस्म नहीं होगी, और जब रस्म नहीं होगी तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तलाक नहीं दूंगा। ऐसे ही रोते रोते सारी रात गुजर जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। चाहे तो आप ये फासला खुद ही मेरे नज़दीक आकर कम कर दें। ऐसे ही रोती रही हर रोज़, इसी अजियत से गुजरती रही। शावेज ने समझदारी का मुजाहिरा करते हानिया को डराया।
تو اپنے آنسو پوچھ کر انتہائی کرے دل کے ساتھ دوبارہ سے بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ شاویز اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بہت اچھی، خوبصورت اور فرما بردار بیوی ملنے کے بعد بھی نہ جانے ایسا کون سا دماغی خلل ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے۔ اس نے حیدر درانی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور ہانیہ کے قریب آیا۔ ہانیہ نے کانپ کر اسے دیکھا اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور شاویز آگے بڑھ کر ہر پردہ گرانے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے ہانیہ کے جسم سے دوپٹے کو الگ کیا اور اس کے جسم کی خوبصورت نشیب و فراز سے لطف لینے لگا۔ وہ اس پر جھکا اور اپنی شدتیں لٹانے کے لیے بےتابی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ ہانیہ کی دبی دبی سسکیاں بھی اسے باز نہ رکھ سکی۔ اتنی خوبصورت بیوی، اتنی خوبصورت بدن، اس پر ناز کی پیار سے ستواں ناک، پنکھڑی جیسے ہونٹ، خوبصورت بادامی آنکھیں، وہ حسن کا ایک مکمل شاہکار تھی۔ شاویز اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں کھو کر اس نے اپنی پیاس بجھانی چاہی۔ صرف 1 گھنٹہ تھا اس کے پاس اور ابھی صرف آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ وہ شاویز کی ہر چون پر سسک رہی تھی۔ کمرے کا خوابناک ماحول ہانیہ کی سسکیوں سے مزید رومان پرور ہو گیا تھا۔ جب شاویز اس کی روح میں سمایا تو ہانیہ تڑپتے ہوئے بیڈ شیٹ ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ اسے اس طرح بے آب مچھلی کی طرح تڑپتا دیکھ کر شاویز کو اندازہ ہوا کہ ہانیہ کنواری تھی، جبکہ وہ تو یہاں حلالہ کرنے آیا تھا۔ یعنی حیدر درانی نے ہانیہ کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق نہیں بنایا تھا۔ شاویز نے اپنے دماغ پہ زور نہیں ڈالا تھا، وہ تو بس اس مختصر وقت میں اس کے حسن کے آنگن میں کھو جانا چاہتا تھا۔ ہانیہ نے روتے دھوتے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر ہی لیا تھا۔ شاویز کے انگ انگ میں سرشاری دوڑ گئی۔ آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہ اس نے دیکھی تھی نہ بڑھتی تھی۔ ویسے بھی اس کی عادت نہیں تھی کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے گھومتا رہے۔ البتہ وہ لوگوں کو ٹوپیاں کرانے کا بہت ماہر تھا، پر اس نے کبھی کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی تھی، نہ اسے ایسی کوئی عادت تھی۔ پر اب جب ہانیہ کے بدن سے لطف لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک الگ ہی دنیا ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ ہانیہ اس سے دور ہونے لگی تو شاویز نے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ خدا کا واسطہ ہے شاویز، مجھے معاف کر دو۔ شاویز نے ہانیہ کی نازک پنکھڑی جیسے لبوں سے جب اپنا نام سنا تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی تار بری طرح مچ اٹھے۔ ایک رات کی بیگم صاحبہ، اب اگر اس طرح میرا نام لیں گی تو میں کیسے یہاں سے جا پاؤں گا؟ اس نے اس کے بال سہلائے تو ہانیہ نے درد سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ مجھے اور اذیت میں مت ڈالنا، میں پہلے ہی بہت اذیت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ اس نے شاویز کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ شاویز کو نہ جانے کیوں اس لمحے ہانیہ درانی پر رحم سا آیا۔ کتنی خوبصورت لڑکی تھی اور کہاں رول رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مشینی انداز میں اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے سر پر چادر اڑائی۔ تم اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی نازک ہو کہ کوئی تمہیں کھونا نہیں چاہے۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں ہی شاویز کا دل ایک دم سے جیسے بدل سا گیا ہے۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تو ہانیہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ مردانہ لمس کا کون سا احساس تھا؟ اس نے تو ہمیشہ مردانہ لمس کی جگہ سختی ہی پائی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا اچھا لگ رہا ہوں جو ایسے دیکھ رہی ہو؟ دل کا ارادہ بدل گیا ہے کیا؟ ویسے میں سچ بتاؤں، میرے دل کا ارادہ بھی بدلنے لگا ہے۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا نکاح نامہ دیکھا اور اس کے برابر میں رکھا طلاق نامہ۔ تمہیں بھی یہی کہا ہوگا نا تمہارے سابقہ شوہر نے کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد طلاق نامے پر دستخط کرنے ہیں؟ اس نے ہانیہ سے پوچھا تو روتی ہوئی ہانیہ نے اس بات پہ سر ہلایا۔ پھر شاویز نے گھڑی کی طرف نظریں دوڑائی، ہانیہ کو کلائی سے پکڑ کر خود پر کھینچا۔ آخری کے 15 منٹ بچے ہیں، تمہاری قربت میں تھوڑا اور پگھلنے دو۔ پہلی بار کسی کی لڑکی کی قربت نصیب ہوئی ہے، یقین مانو تم سے دور جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو، میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں تمہیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ روتے ہوئے وہ اس کے دل میں اترنے لگی، تو میں تمہیں اس اذیت سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا اور اس نے ہانیہ درانی کی سائڈ سے نکل کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا طلاق نامہ اٹھا کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی جو میرے دل نے کہا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے چیک نکالا جہاں 25 لاکھ روپے درج تھا۔
امید ہے تمہارا شوہر نے یہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہوگی، اور ہاں میں تمہیں اتنی آسانی سے طلاق نہیں دوں گا۔ ہانیہ کی آنکھیں ابل پڑی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے اس اذیت سے نکال دو، مجھے کیوں کھلونا بنایا ہوا ہے۔ شاہویز کے آگے وہ گڑانے لگی تو شاہویز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کے کان کے قریب چپتے ہوئے بولا، میں جلد واپس آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ پھر اگلے ہی لمحے کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ ہانیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ اسی دوران دروازہ بجا اور حیرت دورانی سے پکارنے لگا، ہانیہ، ہانیہ دروازہ کھولو، کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، بولتی کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ گھنگرج موجود تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے کھڑکی کی طرف اور پھر بجتے دروازے کی طرف دیکھا۔ اف میرے خدایا، اب میں حیدر کو کیا کہوں گی؟ اس نے نگاہ نامے کے ٹکڑے زمین پر دیکھے تو فوراً انہیں سمیٹ کر مٹھی میں جکڑ لیا اور مڑ کر واش روم میں جا کر فلش کر دی۔ پھر اپنی سانسیں بحال کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ اتنا وقت لگا دیا دروازہ کھولنے میں، کہاں ہے وہ؟ اس نے ہانیہ سے پوچھا۔ کون؟ مجھے نہیں پتا، میں تو واش روم میں تھی، مجھے لگا وہ باہر نکل گیا ہوگا۔ نہیں نکلا باہر۔ پھر اس نے کڑی نگاہوں سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس نے تمہیں طلاق دی یا نہیں؟ نکاح نامہ کہاں ہے؟ طلاق نامہ کہاں ہے؟ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کہاں ہے وہ طلاق نامہ؟ تو ہوگا نہ، بتاؤ مجھے، طلاق دی تمہیں یا نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس نے زور سے ہانیہ کو جھنجھوڑا کہ وہ رونے لگی۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی سر۔ چکاتے اس نے حیدر درانی کو جواب دیا۔ اف میرے خدایا، کتنا بڑا فراڈ نکلا وہ فرمان کو۔ میں ابھی فون کر کے پوچھ رہا ہوں کہ کسے لے کر آئے تھے تم میرے پاس۔ میں نے اس کی معصوم شکل پر یقین کیا اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ حیدر درانی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہانیہ کا گلا بھی دبا دے اور اس شخص کو بھی شوٹ کر دے۔ تم کہیں ملوث نہیں اس کے پیچھے؟ تم نے تو اسے نہیں کہا کہ مجھے طلاق نہ دو؟ آگے بڑھ کر اس نے ہانیہ کا جبڑا اس زور سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا کہ وہ رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے حیدر، مجھ پہ یہ ظلم مت کرو۔ روتے ہوئے اس نے اپنا آپ چھڑکنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے حیدر اسے چھوڑ چکا تھا۔ تم میری ہو اور میری ہی رہوں گی، یہ بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ شاہویز نے اگر مجھ سے دھوکہ کیا تو میں اسے زمین کی تہہ سے بھی نکال کر کھینچ لاؤں گا۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو میرے ساتھ گیم کرے گا؟ ابھی وہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ راشتہ ہانیہ کو کوٹڑی میں بند کرو، یہ میرے پاس قید رہے گی جب تک اس کا نام نہاد شوہر نہیں مل جاتا۔ حیدر درانی نے خون خوار نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھا تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اور کتنا ظلم کرو گے تم مجھ پہ؟ کیا کیا کہا؟ ظلم؟ تبھی میں کہوں کہ وہ لڑکا بھاگ کیوں کیا؟ ضرور تم نے ہی اسے پٹی پڑھائی ہے، یاد رکھو اگر تم بھی اس میں ملوث ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے ہانیہ کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو وہ رونے لگی۔ ماں سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ تو ماں باپ کی لاڈلی تھی اور ماں باپ نے اس کے پڑھنے کے لیے پھپھو کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے اصرار کر کے ہاسٹل میں رکنے کا ارادہ کیا اور یہیں سے کہانی شروع ہوئی۔ حیدر درانی ہاسپٹل میں رہنے والی ایک امیر زادی کا کزن تھا۔ وہ امیر زادی جس کا نام فریا تھا، اس نے ہانیہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ ہانیہ تو اسے اپنا ہمدرد سمجھتی تھی لیکن پھر وہ اسے ایک پارٹی میں لے گیا اور وہیں حیدر درانی نے اسے دیکھ کر پسند کر لیا۔ ہانیہ تو پڑھنا لکھنا چاہتی تھی پر حیدر درانی کے جنون نے کہ وہ ہر حال میں ہانیہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ کو کہیں کا نہ چھوڑا، وہ اس سے محبت کرنے لگا اور اس نے ہانیہ کو پیغام بھیجا تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ میرے والدین سے بات کریں، میں اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے حیدر کو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا تو وہ اگلے ہی لمحے اس کے والدین کے گھر کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچ گیا۔ ہانیہ کو فون کے ذریعے پتہ چلا تو وہ رونے لگی۔ یہ شخص اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا؟ حالانکہ وہ امیر زیادہ تھا، اس کی عادتیں خراب تھی۔ یہ اسے فریا سے پتہ چلا تھا۔ وہ ایسے شخص کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتی تھی؟ حیرت انگیز طور پر اس کے والدین نے بھی حیدر کا رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ایک پڑھا لکھا لیکن بگڑا ہوا کاروباری شخص تھا جس کے پیسے نے اس کی تمام برائیوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ہانیہ حیران ہوئی، امی میں یہاں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ حیدر درانی اور ہماری فیملی میں بہت فرق ہے بیٹا، لیکن وہ دل کا اچھا ہے، ہم نے ہر طرح سے چھان بین کر لی ہے۔
घर वालों ने जब हैदर दुरानी की तरफदारी की तो वह एकदम से हैरान हुई और इसने दिल ने भी हथियार डाल दी कि जब घर वाले राजी थे तो फिर वो कौन होती है मना करने वाली। हैदर दुरानी अब रोज इसके हॉस्टल के बाहर मौजूद रहता, कभी इसे वार्डन से इजाज़त लेके ये कहकर कि वो इसकी मनकूहा है यहाँ से वहाँ घुमाता, तो कभी वो इसे किसी रेस्टोरेंट में ले जाता। हॉस्टल में रहने वाली तमाम लड़कियां इसे रश्क से देखती कि कैसा प्यार करने वाला लड़का मिला है जो एक लम्हे के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ता। पर सच तो ये था कि हानिया को इसकी आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसने सिर्फ इसकी मोहब्बत की खातिर इससे शादी कर ली थी और रुखसत होकर इसके बड़े से बंगले में आ गई। शादी की पहली रात भी बड़ी अजीब सी गुजरी थी। हैदर ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया। हालांकि वो इससे इतनी मोहब्बत करता था, इतनी शिद्दत जाहिर करता था कि हानिया को कभी कभी खुद पर फख्र महसूस होने लगता। लेकिन शादी की पहली रात इतनी फीकी थी, इसने कभी सोचा भी ना था। अब तो मुझसे आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर मोहब्बत में पहल क्यों नहीं कर रहे? हैदर दुरानी ने निगाहें उठाकर हानिया की तरफ देखा। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो लड़की। लड़की होकर इतनी बेहया कैसे हो सकती हो? पहली रात ही हैदर दुरानी की तरफ से पड़ने वाला थप्पड़ हानिया को अपनी औकात याद दिला गया। वो रोने लगी और अगले ही लम्हे हैदर दुरानी ने आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या हो गया यार, मजाक कर रहा था? तुम तो मेरी बीवी हो, तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? कभी कभी वो हैदर की शिद्दतें देखकर हैरान हो जाती, लेकिन ये बात इसे समझ ना आती कि इनकी शिद्दतें अज़वाजी ताल्लुक़ की राह में बड़ी रुकावट क्यों थी। वो अपनी तमाम शिद्दतें इस पर निछावर करता, लेकिन इसे इसका अज़दवाजी हक न देता। ये बात इसकी समझ से बालातर थी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? शादी के तीसरे दिन वो कमरे में उदास बैठी थी कि वो नामुकम्मल सी थी। शादी का असल मकसद ही मर्द और औरत का एक दूसरे को मुकम्मल करना है, लेकिन हानिया को तो ये शर्फ भी हासिल ना हो सका। वो अपनी इस अजीबो गरीब शादी पर हैरान थी कि उसने ही बस सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। इसने हैदर से कहा तो वो फौरन आगे बढ़कर इसका सर दबाने लगा। इसी दौरान हानिया का मोबाइल बजा। किसका फ़ोन है? इसका लहजा सख्त हो गया। अम्मी का फ़ोन है, फ़ोन बंद करो। हुक्म सुनते ही आलिया ने इसकी तरफ देखा। हैदर, क्या हो गया है? पिछले एक हफ्ते से मैं इनसे नहीं मिली, ना इनसे फ़ोन पर बात की। मुझे बात तो करने दें। हानिया ने मिन्नतें की। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुझे बार बार बात दोहराने की आदत नहीं, और ये पहली और आखिरी बार है, वरना इस बात की मैं सख्त सज़ा देता हूँ। हानिया के हाथ कांपने लगे। इसने इसी वक्त अपना मोबाइल बंद कर दिया। इसे ज़ोरों का रोना आने लगा और आंसू पलकों से टूटकर गालों पर बह निकले। अब रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें डांटा या मारा तो नहीं? वो मासूमियत से इससे पूछने लगा। आपने डांटा या मारा नहीं, लेकिन आपने मेरे दिन को छलनी करके रख दिया है। वो कहना चाहती थी, लेकिन इसने अपने होठ आपस में पेवस्त कर लिए। चलो हम बाहर डिनर करके आते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। कहते साथ ही वो तैयार होने के लिए खड़ा हो गया। हानिया दुरानी इसे हैरत से देखती रह गई। ये शख्स इसकी समझ से बालातर था। 3 दिन के लिए वो टूर पर निकला हुआ था। इनकी शादी का तकरीबन 1 महीना होने को था और हैदर ने हानिया को इसका हक नहीं दिया था। कैसी गुजर रही है शादी? फरिया ने इसे फ़ोन पर पूछा। ठीक, हानिया का मुख्तसर जवाब सुनकर वो हैरान हुई। क्यों हैदर, तुम्हें घास नहीं डाल रहा क्या? इसने तंज किया। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? वो इससे पूछने लगी। पता नहीं क्यों वो मेरे करीब नहीं आते, न जाने कैसे इसके मुंह से ये बात फिसल गई। और यही वो लम्हा था जब हैदर अपना टूर मुकम्मल करके घर में दाखिल हुआ। उसने हानिया के मुंह से ये बात सुनी तो इसके हाथ से सफ़ेद बैग छूट कर गिरा। वो तेज़ी से इसकी तरफ आया। किससे बात कर रही हो? अगले ही लम्हे इसने फ़ोन उठाकर फ़ोन बंद करके ज़मीन पर पटक दिया। आप कब आए? इसके लहजे को सरासर नज़रअंदाज करते खुशगवारियत से पूछने लगी। मैं इसी वक्त आया हूँ जब तुम मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा रही थी। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हें नामर्द दिखाई देता हूँ? जो तुम लोगों से कहते फिरते हो कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सका। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे सेटिस्फाई करता हूँ। सिर्फ इस डर से रुका हुआ था कि कहीं तुम मुझे हवस का मारा ना समझ लो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और आज इस बात का सबूत मैं दूंगा। कहते साथ ही इसने हानिया को इस कदर सख्ती से कमर से खींचकर अपने करीब किया कि इसकी आंखों में आंसू आ गए।
और अगले ही लम्हे वो इसका जबड़ा पकड़ कर इसकी सांसें पीने लगा। छोड़ दी, वो रोने लगी। इसकी मोहब्बत में मोहब्बत से ज़्यादा अज़ियत, तकलीफ़ और जफ्ती होती थी, जो कहीं से भी मोहब्बत की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरती थी। इसके लम्स की सख्ती से इसका पूरा वजूद दर्द होने लगा। वो इसके वजूद के एक एक हिस्से को अपने लबों से चूमता रहा, इसे खराज देता रहा, लेकिन हर बार की तरह आखिरी लम्हात में वो इससे अलग होकर जा चुका था। ये कैसा अधूरापन है, ये कैसी नामुकम्मल खुशी है। हानिया बाकायदा आंसुओं के साथ रोने लगी। जिंदगी ने इसके साथ ये कैसा खेल खेला था, वो समझ ही ना सकी। बहरहाल वो भी एक लड़की थी, जवान लड़की, जिसके अपने जज्बात थे और शादी के बाद अपने शौहर के अपने पास होते हुए भी अगर कोई लड़की इन जज्बात से महरूम रहती है तो फिर इसे बामुई होने से कोई नहीं रोक सकता। शाम का मंजर था। शादी को 2 महीने होने वाले थे और हानिया की हालत वैसे के वैसे ही थी। इसे अपने घर वालों से मिलने भी काफ़ी दिन गुजर गए थे। आज मुझे मेरे मैके ले जाएंगे, इसने डरते डरते हैदर से सवाल किया। तो वो हंसने लगा। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, चलो चलते हैं। ये सुनते ही वो खुशी से दीवानी होने लगी और तैयार होकर गाड़ी में हैदर से भी पहले जाकर बैठ गई। वहाँ कॉलोनी में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और हैदर किसी काम से गाड़ी से उतरकर कहीं गया था। इसी न में एक फुटबॉल जोर से आकर गाड़ी पर लगा तो हानिया गुस्से में बाहर निकली। किसने किया ये, वो पूछने लगी। इसी दौरान एक नौजवान इसके सामने आया और इसे देखता ही रह गया। आप कौन हैं, आपको पहली दफ़ा यहाँ देखा है। हानिया इसकी ये बेबाकी देखकर खुद में सिमटने लगी। इसकी नज़रें इसे अजीब ही पैगाम दे रही थी। कौन है ये, हैदर दुरानी इसी वक्त वहाँ आया। वो नौजवान तो इसे देखते ही वहाँ से चला गया, लेकिन हानिया की शामत आ गई। मैं नहीं जानती, अगर तुम नहीं जानती तो गाड़ी से बाहर खड़ी होकर इससे बात क्यों कर रही थी। मैंने सब देख लिया है। तुम मुझे क्या समझती हो, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकोगी और ये अचानक मेके जाने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आ गया। हानिया इसकी बात सुनकर रोने लगी। शादी के 2 महीने ऐसे रोते रोते ही गुजरे थे। वो कब तक इसकी इस तरह चलने देती। आप क्यों हर बात को गलत लेते हैं। मैं मेके माँ बाप से मिलने ही जाऊंगी। जाहिर है आपके दिमाग में न जाने क्या कुछ चल रहा होता है। हैदर की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई। इसने इसी वक्त इसे कलाई से थामा और तकरीबन घसीटते हुए अंदर कमरे की तरफ ले गया। जोरदार धक्का देकर पलंग पर गिराया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नाक के नीचे खेलोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि मेरे टूर पर जाने के बाद भी तुमने अपने आशिक को घर पर बुलाया होगा और उनके साथ अपनी रातें रंगीन की होंगी। हानिया ने ये सुना तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कैसी बातें कर रही हैं ये आप हैदर, मैं ठीक तो कह रहा हूँ। मैंने अभी तक तुम्हें बिस्तर की जीनत नहीं बनाया, शायद इसीलिए तुम मचल रही हो। अपने ऊपर बदकिरदारी और बदचलनी का इल्ज़ाम वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ये पहला वाक़या नहीं था, ये तीसरा वाक़या था जब हानिया की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई। पहले 2 किस्तों में इसने हैदर को माफ़ी मांगकर मना लिया था, लेकिन अब की बार तो इसका कोई कसूर भी नहीं था। और तो और इसने मुलाजमों के सामने भी इसे बेइज्जत करके रख दिया था। बस बहुत हो गया। आप मेरे किरदार पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकते। हैदर दुर्रानी की बात सुनकर वो रोने लगी। अब तुम जबान चलाना भी सीख गई। तुम समझती क्या हो खुद को। हैदर ने आगे बढ़कर इसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुम जैसी लड़कियों की औकात मेरे पाँव तले है। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहने के काबिल ही नहीं। ये कहते हुए इसने तलाक दी तो हानिया ने दौड़कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन वो इतना ढेर था कि इसने हानिया का हाथ अपने मुंह से हटाकर तलाक के अल्फाज मुकम्मल किए। हानिया फटी फटी निगाहों से इसे देखने लगी। तभी हैदर को होश आया कि वो क्या कर रहा है। हानिया, हानिया मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बस गुस्से में हुआ। गुस्से में तलाक नहीं होती। हानिया सुनती निगाहों से इसे देखने लगी। मेरी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाइएगा। अब मैं आपके लिए हलाल नहीं हराम हो चुकी हूँ। इसने आगे बढ़कर इसे धक्का दिया। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी भी मेरे ही रहोगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये सब गलती से हुआ, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। ये कहते ही इसने हानिया का हाथ पकड़कर खींचा और कमरे में बंद कर दिया। मैं हलाले का इंतज़ाम करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार। पहली बार इसने हैदर को दीवाना वार इसके लिए कोशिश करते देखा, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार थीं। काश इतनी कोशिश आप हमारे रिश्ते को बचाने के लिए करते तो मामला कुछ और ही होता।
مجھے جانے دیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے اس سے کہنے لگی، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہارا دوسرا نکاح فرماؤں گا اور پھر سے تمہیں حاصل کروں گا، وعدہ کرتا ہوں اس بار تمہیں بہت محبت سے رکھوں گا۔ حیدر نے اسے قسمیں دی، وعدے کیے۔ وہ مجبور ہو کر وہیں قید ہو کر حلالہ کی رسم سے گزرنے لگی تھی، پر تبھی اس کا نکاح شاویز سے ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ سنبھل نہیں سکی۔ البتہ شاویز کی قربت کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور مکمل ہونا کسے کہتے ہیں۔ شاویز نے اسے مکمل کر دیا تھا، جبکہ حیدر نے اسے تشنا ہی رکھا تھا۔ اس کی تشنگی نے اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا تھا، جسے شاویز نے ختم کر دیا تھا۔ اسے وہاں قید ہوئے 4 دن گزر چکے تھے جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ حیدر آپ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی دوران دروازہ دوبارہ بند ہوا اور کسی نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگلے ہی لمحے اچانک اس جذبات کے تحت وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ تم نے مجھے اتنا یاد کیا؟ وہ حیران ہو گیا۔ سچ کہوں تو میں تم سے اتنا مانوس ہو گیا اس ایک رات میں کہ پچھلی 3 راتوں سے سو نہیں سکا۔ پھر یہاں کے چکر لگاتا رہا، پتہ چلا تمہیں یہاں قید کر دیا ہے اور میری تلاش پورے شہر میں ہو رہی ہے۔ لیکن شاویز کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے ابھی تک ہانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ ہانیہ اس سے دور ہوئی، کیا ہوا جانے من، دور کیوں ہو رہی ہو؟ قسم سے شاویز کے تو دل کی حالت ہی بدل گئی ہے تم سے ملنے کے بعد۔ چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے نے جانے لگا۔ وہ وہیں کھڑی ٹہری رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ابھی بھی اسی پنجرے میں قید زندگی گزارنا چاہو گی اپنی باقی زندگی؟ ہانیہ نے روتے ہوئے سر دائیں سے بائیں نفی میں کھلایا۔ تو پھر چلو نا میرے ساتھ۔ مانتا ہوں تمہارے سابقہ شوہر جتنا امیر نہیں ہوں، لیکن یقین رکھو ایک مکمل مرد ہوں اور تمہیں اس نامرد اور نفسیاتی انسان سے چھٹکارا دلاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم اب تک انچھوئی تھی اور اس بات نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ جو خود کھاؤں گا وہ تمہیں بھی کھلاؤں گا، اتنا کما کر لاؤں گا کہ ہم اپنا ایک چھوٹا سا گھر آباد کر لیں گے۔ سچ کہوں تو اب تنہائی کی زندگی سے میں خود ہی بیزار ہو چکا ہوں۔ شاویز نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا۔ ہانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مرد اس کے لیے جھک جائے گا۔ چلو چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے شاویز کو دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر دروازے کو دیکھا۔ اگر حیدر کو پتہ چل گیا تو وہ خوفزدہ نگاہوں سے پوچھنے لگی، حیدر کو تو پتہ نہیں چل سکتا، ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں جان گیا ہوں کہ تمہاری زندگی کیسی ہے، ملازموں سے بھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم اذیت ناک زندگی گزار رہی ہو، تو پھر کیا فائدہ اس حلالے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں وہ پھر سے طلاق دے گا، پھر تمہارا حلالہ کروائے گا، نہ جانے کیسے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے۔ وہ اسے ڈرانے لگا تو اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھڑکی سے راستہ بناتے اس گھر سے بھگا کر لے گیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل بھاگ رہے تھے اور اب بھاگ بھاگ کر وہ تھک چکے تھے۔ شاویز نے اندازہ لگایا کہ اگر کوئی ان کا پیچھا کر بھی رہا ہوگا تو اب تک یہاں پہنچ نہیں سکے گا، اسی لیے اس نے پاس سے گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اس میں سوار ہو گیا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ہانیہ نے اس سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شاویز نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، میرے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں جا رہے ہیں، جہاں ہم باقاعدہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ جانتا ہوں کہ حیدر جتنا امیر نہیں ہوں۔ ہانیہ نے اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹایا۔ شاویز اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس سے فاصلہ بنا کر کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی ایک گھر کے باہر آ کر رک گئی۔ وہ ایک انتہائی پسماندہ علاقہ تھا۔ شاویز نے ٹیکسی سے اتر کر ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اس علاقے میں لے گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک انتہائی چھوٹا تنگ و تاریک کمرہ دیکھنے کو ملا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ مانتا ہوں تمہارے شایان شان نہیں، لیکن تم میری بیوی ہو اور میرے دل کی حالت بدل چکی ہے۔ تمہیں اس درندے کے حوالے نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے آنسو پوچھنے چاہے تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ شاویز آگے بڑھ گیا، میں کافی تھک چکا ہوں، کھانے میں کیا کھاؤ گی؟
वो इससे पूछने लगा। हानिया ने हैरानी से इसे देखा। आज तक कभी हैदर ने इससे नहीं पूछा था, हालांकि वो काफ़ी अमीर था और मजाल है कि जो कभी इसने इसकी इतनी इज्जत की हो, इतनी केयर की हो, कुछ भी खा लूँगी। वो इससे थोड़ा फासला बनाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो पास के होटल से 2 नान और दाल लेकर आया था। ना, मैं तो सादा रोटी से भी गुजारा कर लेता, तुम खा लोगी ना? हानिया ने काफ़ी दिनों से ढंग से कुछ ना खाया था, इसीलिए इसने वो नान और दाल मज़े ले लेकर खाया। पहली बार इसे अच्छा महसूस हुआ। इसी दौरान शाफेज़ घर से बाहर गया और इसे कमरा बंद करने की हिदायत दी। मौसम ख़राब हो चुका था, आंधी चल रही थी। जल्द आ जाइएगा, हानिया ने कहा था। शाहवेज़ ने रुककर इसे देखा। अगर तुम कहो तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा, मुझे डर लग रहा है, इसीलिए कहा। हानिया ने फ़ौरन वजाहत की, तो ठीक है, मैं नहीं जाता। वो फ़ौरन से अंदर आया और हानिया को अपनी बाहों के हिसार में लिया, फिर इसे लेकर अपने बिस्तर पर आया। आज की रात को अपनी कुर्बत बख्शोगी या ना? इतने दिनों से तुमसे दूर रहा हूँ, तो खुद को अधूरा महसूस कर रहा हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो यार। इसने एक झटके से इसे अपने ऊपर गिराया। हानिया ने इस बार कोई मज़ाहमत न की और यही बात शाहवेज़ के अंदर सरशारी भरने लगी। वो कैसे मज़ाहमत करती, इसे मुकम्मल शाहवेज़ ने किया था। इसने खुलकर इस बार शाहवेज़ का साथ दिया। बाहर बारिश बरस रही थी और वो दोनों एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाते रहे। अगली सुबह बहुत हैरान कुन थी। वो शाहवेज़ के सीने से लगी थी। जैसे ही इसकी आँख खुली तो इसे बेतहाशा शर्म महसूस हुई। शाहवेज़ ने कुछ इसे देखा और फ़ौरन इसका माथा चूमा। क्यों शर्मा रही हो मेरी जान? देखो, एक रात में ही तुम मेरी हो गई हो। इसने शरारत से इसकी गर्दन पर लब रखे और इसे एक बार फिर खींचकर अपने करीब कर लिया। वो मुस्कुराकर इससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन शाहवेज़ की पकड़ मजबूत थी। अभी वो दोनों एक दूसरे में मगन थे कि कमरे का दरवाज़ा बजा। शाहवेज़ हैरान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है? जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा तो हानिया ने इसका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए, ना जाने कौन होगा। इसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का। कहीं हैदर ने हमें ढूंढ लिया तो? इसने शाहवेज़ से कहा तो वो हंसने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ कहाँ आएगा? लेकिन वो गलत था, ऐसा हो चुका था। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला किसी ने इसके सर पे ज़ोर से डंडा मारा। वो वहीं बेहोश हो गया। हानिया ने ज़ोरदार चीख मारी और आगे बढ़कर इसे होश दिलाने लगी। शाहवेज़, शाहवेज़, आंखें खोलो, शाहवेज़ उठो। हानिया रोने लगी। वो इसका शौहर था और वो इसे इस हालत में कैसे देख सकती थी? इसके सर से बाकायदा खून निकल रहा था और वो बेहोश हो चुका था। छोड़ो इसे, हैदर ने आगे बढ़कर हानिया को पकड़ा। तो तुम इसके साथ फरार हो गई थी। तुम्हें ज़रा बराबर भी शर्म आती है? तुम दोनों पर एहसान किया और तुमने मेरे साथ क्या किया? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शौहर ना होने के बावजूद भी मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा, चलो मेरे साथ। हानिया ने ये सुना तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो रोती हुई बार बार मुड़कर शाहवेज़ को देखने लगी, जो बेहोश हो चुका था और खून तेज़ी से फैल रहा था। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी प्यास बुझाने का, अपने आप को मुकम्मल करने का? वो इसे अपने घर में ले गया और शर्क उतार के इस पे बेतहाशा करीब आया। पीछे हटो, तुम मेरे लिए नामहरम हो। हानिया ने आगे बढ़कर इसे धक्का दिया। वो संभल ना सका और गिर गया। इससे पहले कि वो भागती, एक झटके से तेज़ी से दौड़कर इसे अपनी तरफ खींच गया। मैं तुम्हें बताता हूँ भगोड़ी बनने की क्या सज़ा होती है। वो इसे अपनी पूरी ताकत से बेड पर धक्का दे चुका था और इस पर हावी होने ही लगा था कि इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा बजा और कई दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। ये शाहवेज़ का दोस्त फरमान था। इसने आगे बढ़कर हानिया को चादर उड़ाई और एक जोरदार मुक्का हैदर की नाक पर दे मारा। पुलिस अंदर दाखिल हुई। शाहवेज़ इसे अपने सर पर पट्टी बांधता हुआ अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। वो भाग कर इसके सीने से लगी। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? वो इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर चूमने लगी। कभी इसकी आंखें चूमती तो कभी इसके गाल, कभी इसके होंठ। हैदर ने देखा तो अपनी मुट्ठियां बीच ली। मैं तुम सबको देख लूँगा मैं तुम सबको। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने मेरी बीवी को हरासा किया है और तो और अगवा करके अपने घर लाकर ज़्यादती का निशाना बना रहा था। शाहवेज़ ने गवाही दी तो पुलिस ने हैदर पर मुकदमा दर्ज कर दिया।
वैसे भी सबने अपनी आंखों से देख लिया था कि वो क्या कर रहा है। तुम ठीक हो ना मेरी जान? हैदर के जाते ही शाहवेज ने हानिया को अपने सीने में भींच लिया। मैं डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो आंसुओं के साथ रोने लगी। अब रोने की ज़रूरत नहीं। शाहवेज ने आगे बढ़कर इसके गालों पर मौजूद आंसू अपने होठों से पी लिए। अब हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। वो इसके सीने से लगी एक सुकून सा दबता हुआ अपने अंदर महसूस करने लगी। सब ठीक तो है ना? घर आते साथ इसने कई बार इससे पूछा और फिर अगले 3 दिन इसने शाहवेज को बिस्तर से उठने भी न दिया। वो कभी इसके पाँव दबाती तो कभी इसका सर दबाती। बस कर दो मेरी जान, और कितनी खिदमतें कर कर के खुद को मेरा दीवाना बनाओगी। वो इसके पाँव दबा रही थी जब शाहवेज ने इसे कमर से खींचकर अपने पास बिठाया और इसके बालों से खेलने लगा। आपने मुझे एक असियतनाक जिंदगी से छुटकारा दिया है, मैं तमाम ज़िंदगी आपकी बन के रहूँगी। शाहवेज ने एक छोटी मोटी नौकरी कर ली थी और हानिया चूँकि पढ़ी लिखी थी, इसीलिए इसने करीबी स्कूल में जॉब शुरू कर दी। दोनों अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचने लगे। शादी के 2 साल बाद हानिया को माँ बनने की खुशखबरी मिली तो वो खुशी से निहाल हो गए। बेटी की पैदाइश के बाद इनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। यूँ एक कहानी हलाले से शुरू हुई थी, वो मोहब्बत की कहानी में बदल गई। और शाहवेज ने इस मौसम पर लानत भेजकर इसकी अहमियत को खोखला कर दिया कि मर्द अपनी गलती पर हलाले का पर्दा नहीं डाल सकता जब तक कि दूसरा मर्द अपनी रजामंदी से पहली बीबी को तलाक न दे। ये शाहवेज ने अपने शौहर होने का हक अदा किया और आज वो अपनी बीवी और बेटी के साथ एक हसीन ज़िंदगी गुजार रहा है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।